एक कंटेनर में अगर हम पानी भरते हैं तो कितना पानी भर सकते हैं? आंसर है जब तक पानी भरते 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 उसमें से लीक आउट होना शुरू मत हो जाए। और जब उसमें से लीक आउट होना शुरू हो जाएगा फिर क्या होगा कि अगर हम उसमें और पानी डालेंगे तो पानी लीक हो जाएगा और उसके पानी की एक फिक्स क्वांटिटी उसमें आ जाएगी। ये पानी भरने का नियम। ऐसा ही नियम हमारा चार्ज भरने का भी। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है? पोटेंशियल। एक ड्रम में, एक टैंक में पानी डालते हैं तो क्या बढ़ता है? आंसर है लेवल, पानी का लेवल, पानी की हाइट। और अगर पानी की हाइट बढ़ती है तो उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ती है? mgh। उसका नाम क्या होता है? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ हम मिलाते हैं? हाइट के साथ। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एनालॉजी है। जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ने देते हैं, लेकिन बढ़ बढ़कर ये कितना हो जाएगा? क्या उसकी कोई लिमिट है? तो आंसर है यस, उसकी लिमिट है। और वो अब हम देखते हैं कि वो चार्ज कितना हो सकता है। हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू ए कंडक्टर? How much charge can be given to a conductor? So when we give charge, its potential increase. When we give charge, then electric field around it also increase. ये कंडक्टर है, इसको हम चार्ज देते हैं। ये जब हम इसको और चार्ज देते हैं तो और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और हम लोग अभी तक इतनी स्टडी कर चुके हैं कि जैसे जैसे इसका चार्ज इंक्रीज होते जाएगा इसके चारों तरफ का जो फील्ड है उस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। दोनों के फॉर्मूलाज क्या होते हैं? Q अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज Q अपॉन आर। ये इस तरह से इसके दोनों तरफ फील्ड बढ़ते जाता है चार्ज देने से, लेकिन ये चार्ज को रखते जा रहा है। अब एक ऐसा टाइम आता है कि जब इसके साइड में जो एयर के एटम्स हैं, ये एयर का एटम है, एयर के एटम में क्या कंडीशन है? एयर में ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इन्हीं दोनों से एयर मोस्टली बनती है। एयर में एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होगा और प्लस और बाहर क्लाउड में कौन रहेंगे? माइनस वो बाहर रहेंगे। अच्छा, ये जब पॉजिटिव चार्जेस हमने सपोज इसको दिए, उस पॉजिटिव चार्जेस ये निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के पास दो ऑप्शन हैं। एक, या तो इसके अट्रैक्शन के कारण ये अपना एटम छोड़े और यहाँ आ जाए। दूसरा, ये अपने इसी प्लस के साथ इसके फोर्स के कारण एटम के अंदर ही बना रहे। और वेरी ऑब्वियसली वी नो, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा उस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज ए वेरी लार्ज फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट उससे ज्यादा फोर्स अगर दिया जाए तभी ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। फोर्स देने वाला कौन होता है? तो आंसर है फोर्स देने वाला होता है E। कितना फोर्स देता है? तो ये फोर्स देता है Q इंटू E। E कौन बनाता है? E ये चार्ज बनाता है। तो ये जो हमने चार्ज दिया इसको, उसने अपने चारों तरफ क्या बनाया? E। इस E ने क्या क्रिएट किया? फोर्स। इस पर फोर्स क्रिएट किया, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्रिएट किया, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्रिएट किया, अपनी तरफ खींचा कूलम फोर्स। जैसे जैसे हम ये चार्जेस इंक्रीज करते जाएंगे E बढ़ता जाएगा और फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा तो ये दोनों में टग ऑफ वॉर होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला फोर्स इसके फोर्स से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं, इसका चार्ज तो फिक्स है। अब उस कंडीशन की सोचिए, जब ये चार्ज इतना ज्यादा हो गया, ये E इतना ज्यादा हो गया, ये फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि इसके ये वाले फोर्स से ये वाला फोर्स बढ़ गया, तब क्या होगा?
यस, इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ देगा और छोड़कर इस मेटल कंडक्टर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिचुएशन क्रिएट होगी। अब उस सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं। उसके लिए थोड़ा टेक्निकल टर्म्स देखिए। इसको हम चार्ज देते जा रहे हैं और ये चार्ज हमने इसके पहुंचा दिए 10,000। इस 10,000 के कारण जो भी रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आया, यही अभी इसी के साथ है। उसके बाद हमने क्या किया, और चार्ज को बढ़ाया, ये चार्ज हो गया 10,001, फोर्स भी बढ़ गया। अगर ये फोर्स बढ़ जाता है तो इस पर लगने वाला ये Q है और ये इसके कारण क्या बन रहा है, E। अब E किसके कारण है, 10,001 के कारण E बढ़ गया है, तो फोर्स भी बढ़ेगा। उस फोर्स के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो क्या होगा, एक माइनस चार्ज इधर आ गया, तो ये कितना हो गया, 10,000। इस पे क्या, इसका पहले नेट चार्ज कितना था, तो आंसर है इसका पहले नेट चार्ज 0 था। किसी भी एटम के पास नेट चार्ज 0 होता है, तो इसका नेट चार्ज 0 था। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आ गया तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, बता सकते हैं आप? 0 में से -1 निकल गया तो क्या चार्ज बचेगा, +1 बचेगा, क्योंकि पहले दोनों मिला के 0 थे। -1 निकला, +1 इधर बच गया, तो इसका चार्ज अब कितना हो गया, +1e इलेक्ट्रॉन निकला। पहले इसके पास चार्ज कितना था, 0। ओके, फिर से देखिए, अब हमने देखा कि इसके पास चार्ज हमने 10,000 स्टोर किया था, फिर एक और स्टोर किया, अभी भी कितना है, 10,000। हमने सोचा कोई गलती हो गई होगी, हमने फिर से उसको एक चार्ज किया, फिर ये कितना हो गया, 10,001। लिमिट क्रॉस हो गई फोर्स लगाने की। क्योंकि लिमिट बढ़ गई तो ये क्या करता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, क्योंकि 10,001 होने से उसमें वो ताकत आ जाती है कि वो खींच सकता है, तो उसने उसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जब इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसका चार्ज कैसा हो गया, +1e। इसका चार्ज भी कैसा, +1e। वो इलेक्ट्रॉन इसमें आया, कितने हो गए, 10,000। फिर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यही हालत बार बार रिपीट होती है। अब वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसका चार्ज नहीं बढ़ रहा है। चार्ज किसका बढ़ रहा है, ये बाहर के जो एयर के पार्टिकल हैं वो चार्ज हो रहे हैं। हम जिस मटेरियल को चार्ज दे रहे हैं उसके पास चार्ज नहीं रुक रहा है, यही हो रहा है ना। ये कैसी सिचुएशन है कि हम एक ड्रम में पानी भर रहे हैं, उसमें हमने 100 लीटर पानी डाल दिया, पूरा भर गया। अब हम उसमें 1 लीटर और डालते हैं और ड्रम को नापते हैं 100 लीटर, फिर 1 लीटर और डालते हैं, अभी भी 100 लीटर। क्यों, क्योंकि हम जो 1 लीटर डालते हैं वो लीक हो जाता है, बाहर चला जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही 100 लीटर है। तो किसी चीज में आप कितना भर सकते हैं, आंसर है जब तक वो लीक होना शुरू ना हो जाए, जब तक ओवरफ्लो होना शुरू ना हो जाए। इलेक्ट्रिक चार्जेस ओवरफ्लो कब होते हैं, जब उसके आसपास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए कि ये जो इसका मीडियम है, टच होने वाला मीडियम, उसको ये ऐसा ना कर दे। कैसा कर दे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एटम का आयोनाइजेशन होना, आयोनाइजेशन। अब इसके जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स का, मीडियम के एटम का क्या होना शुरू हो गया, आयोनाइजेशन। जैसे ही आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है, अब अगर हम इसको और चार्ज देते हैं तो क्या इसके चार्ज की क्वांटिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर को कब तक चार्ज दिया जा सकता है, आंसर है जब तक
उसके आसपास के मीडियम का आयोनाइजेशन स्टार्ट मत हो जाए। Once ionization starts, then we cannot give any more charge to it. ये बात समझ में आई? अच्छा, ये जो आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है आसपास के मीडियम का, पहले तो नहीं हो रहा था। जब हमने इसको 100 चार्ज दिया, 1000 चार्ज दिया, 5000 चार्ज दिया, 9000 चार्ज दिया, तब तक वो चार्ज बाहर नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? तो बार बार हम क्या बताते थे कि इसके बाहर चारों तरफ जो एयर है वो इंसुलेटर है, इसलिए चार्ज कंडक्टर में ही टिका रहता है, कंडक्टर से निकल के बाहर नहीं जाता, क्योंकि एयर क्या है? इंसुलेटर। अब क्या हुआ? जब हमने 10,000 से ज्यादा चार्ज कर दिया, अब उसका इंसुलेशन कहाँ गया? तो हमारा आंसर है कि भाई इंसुलेशन टूट गया। इट इज वेरी सिंपल। हर चीज के फोर्स देने की एक लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आप फोर्स देंगे तो वो टूटेगा। तो क्या टूट गया? इंसुलेशन टूट गया। इसको हम क्या कहेंगे फिजिक्स में? देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन। ठीक, अब पूरी कहानी फिर से समझिए। व्हेन वी गिव चार्ज टू ए कंडक्टर, इनिशियली द चार्ज इंक्रीज because the medium outside it is an insulator. It does not allow charge to flow. When we go on increasing the charge, its potential and electric field around it goes on increasing. A limit comes when the insulation of medium breaks down. After that, the atoms of medium goes for ionization. They go on ionization. Now, if we give any more charge to the conductor, the charge leaks out. The charge leaks out, and we find that the charge on the conductor do not increase anymore. ये बात समझ में आ गई? So this is what happens to the charge, and this is limit of charging a conductor. We cannot give any more charge to this conductor. Is this point clear? इस तरह से एक लिमिट होती है, तभी तक हम ये चार्ज इसको दे सकते हैं। ये लिमिट कितनी? तो लॉजिक हमको ये समझ में आता है कि ये लिमिट उतनी है जब तक ये मटेरियल का ब्रेकडाउन मत हो जाए। अब ये मटेरियल हमको बोला गया एयर है। अगर एयर है तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एयर का ब्रेकडाउन होता है, एयर ब्रेकडाउन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बढ़ने लगता है उसके चार्जेस लीक होने शुरू हो जाते हैं। अब आप और चार्ज देते जाइए, चार्ज हवा में जाते जाएगा। जितना चार्ज हम इसको दे रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? उतने ही ज्यादा आयोनाइजेशन आसपास हो रहा है, इसमें चार्ज नहीं होता। दिस इज लिमिट ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ चार्जिंग, इसको अब आप नोट कर सकते हैं। When charge is increased on a conductor, its potential and electric field around it goes on increasing. The medium around it, being insulator, do not allow the charge to pass through. Full stop. However, a time comes when the electric field becomes so strong
so strong that insulation of the medium breaks down. Insulation of the medium breaks down. And atoms start ionizing. Atoms start ionizing. That is the charge given to conductor, the charge given to conductor is neutralized by the electron, and in the process the air gets, or the atoms get ionized. Atoms get charged. Atoms get charged. In this way, charge leaks out. In this way, charge leaks out. Now we cannot give any more. Now we cannot give any more charge, because it will leak out. This is limit. This is limit of charging. Can you think of any way, ऐसा कोई रास्ता कि हम इसको और चार्ज दे सकें? देखिए, जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ हो गया तो उसने आयोनाइजेशन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एयर का ब्रेकडाउन कितना है? 3 × 6 10⁶ ये उसका ब्रेकडाउन है। अगर हम उस कंडक्टर को एक ऐसे मीडियम में रखें जिसका ब्रेकडाउन 10⁷ है, 10⁶ की बजाय 10⁷, तो उसको तोड़ने के लिए यही चार्ज उसको तोड़ लेगा कि और चार्ज देना पड़ेगा? यस। इसका मतलब हम उसमें थोड़ा सा चार्ज और दे सकते। जब तक उसका लेवल 10⁷ तक नहीं आएगा तब तक हम उसको और चार्ज दे सकते। तो चार्ज बढ़ाने का क्या तरीका है? उसके आसपास का मीडियम चेंज कर दो। ऐसा मीडियम लाओ जिसका ब्रेकडाउन और ज्यादा हो तो चार्ज हम ज्यादा दे सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन गलती से ऐसा मीडियम आ गया जिसका ब्रेकडाउन उससे कम होगा तो फिर क्या होगा? हम चार्ज भी कम देंगे, कम चार्ज में ही आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन की जो लिमिट है या जो ब्रेकडाउन है चार्ज देने की या उसकी चार्ज रखने की जो कैपेसिटी है, ये किस पर डिपेंड करता है? मीडियम की क्वालिटी पर, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है कि वो मीडियम कब टूटेगा, कब चार्ज को लीक होने देगा। समझ आया? तो ये चार्ज का लीकेज। अच्छा, अब हम अगली एक इसमें टर्म समझते हैं that is more important for us, and that term is capacitance. Capacitance is a term which is related to a conductor. किसी भी कंडक्टर को, इस कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, चार्ज इसके ऊपर फैलते जाता है। हमको मालूम है कि फैलते फैलते इसका क्या बढ़ते जा रहा है? वोल्टेज, और उसकी लिमिट है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके इंसुलेशन का ब्रेकडाउन होने वाला है। ठीक है, तो हमारी नज़र किस पे रहती है? वोल्टेज। हम क्या चाहते हैं? जब हम इसको चार्ज दें तो इसकी वोल्टेज बहुत बढ़े कि कम बढ़े?
अगर बढ़ेगी तो बड़ी जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उतना ही चार्ज रख पाएंगे। हम ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि इसकी वोल्टेज कम बढ़े। जैसे हमारे पास दो डब्बे हैं, एक ये डब्बा है और एक ये डब्बा है। दोनों में हमने 10-10 लीटर पानी डाला, ये इतना आ गया 10 लीटर। ये 10 लीटर में इतनी हाइट आई इसकी। फिर ये 10 लीटर में इतना आया, ये 10 लीटर में इतना आया। फिर अगले 10 लीटर में ये लीक आउट हो गया, ये 10 लीटर में यहां तक पहुंचा, लीक आउट नहीं हुआ। हाइट मतलब क्या, पोटेंशियल। तो हम क्या चाहते हैं कि 10 लीटर पानी लेके पोटेंशियल को ज्यादा बढ़ना चाहिए कि कम बढ़ना चाहिए? कम बढ़ना चाहिए, तब वो लीकेज बहुत देर बाद होगा, तब उसकी कैपेसिटी, पानी रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम किसी कंडक्टर को लाए और उसको हमने 100 कूलम चार्ज दे दिया, 1 वोल्ट बढ़ा हुआ। दूसरे को 100 कूलम चार्ज दिया, वो 100 वोल्ट बढ़ गया। इसमें खतरा ज्यादा लीक होने का, 100 वोल्ट का। दोनों में हम चार्ज भरते गए, पहले कौन लीक होना शुरू हो जाएगा? सेकंड वाला पहले लीक होगा जिसमें 100 वोल्ट बढ़ा था। जब पहले 100 वोल्ट वाला जब लीक होगा तो पहले वाला लीक नहीं होगा, वो अभी भी चार्ज को अपने में भरते जा रहा है। तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा? पहले वाले की। फिर से देखिए, ये दोनों में दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? सेकेंड की कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि दोनों को हम एक जैसा चार्ज दे रहे हैं 10 लीटर। पोटेंशियल दूसरे वाले का थोड़ा सा बढ़ता है और पहले वाले का पोटेंशियल ज्यादा बढ़ता है। तो याद रखिए, जब हम चार्ज देते हैं तो अच्छा कैपेसिटर होने की, अच्छी कैपेसिटी होने की क्या निशानी है कि उसकी वोल्टेज कैसी होनी चाहिए? कम से कम बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी जरूर, क्योंकि ये तो हमने शुरू से प्रिंसिपल पढ़ा है, व्हेन वी गिव चार्ज द पोटेंशियल इंक्रीज। ओके, तो जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है। जितना चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल इसका बढ़ते जाएगा। तो कितना पोटेंशियल आ गया, ये किस पर डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना चार्ज किया। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू P। Q इज इक्वल टू CV और Q अपॉन V इज इक्वल टू C। चार्ज पर यूनिट वोल्ट। इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हम बढ़ाना चाहते हैं, जितना चार्ज इसको देना पड़ेगा वो ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन Q एंड P। इसको हमने डिफाइन किया। डिफाइन करने से हमको क्या पता लगा कि 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़ेगा, 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज देना पड़ेगा वो ये कांस्टेंट है। और वो एक डब्बे के लिए, एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब है? पहले 1 वोल्ट बढ़ाया, 10 माइक्रोकूलम लगा। दूसरा 1 वोल्ट बढ़ाएंगे तब भी कितना लगेगा? 10। तीसरा 1 वोल्ट बढ़ाएंगे तब भी 10। चौथे में भी 10। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके लिए? उस डब्बे के लिए। दूसरे डब्बे के लिए दूसरा कांस्टेंट। तो दूसरे डब्बे की ज्योमेट्री अलग हो सकती है, उसका बेस बड़ा हो सकता है, उसका बेस छोटा हो सकता है, तो उसका कांस्टेंट अलग, इसका कांस्टेंट अलग। तो कांस्टेंट का हमको किससे पता लगता है? बड़ा सिंपल है, Q अपॉन V, चार्ज गिवन टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। चार्ज गिवन टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, ये उसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और यही हमको क्या दिखाता है? उसका कैपेसिटेंस। ये क्या चीज है? कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने के लिए
1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको कितना चार्ज देना पड़ता है? C। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ता है? C। और अगर हमको ब्रेक डाउन करना है, उतना वोल्ट अगर बढ़ाना है तो हमको चार्ज भी उतना देना पड़ेगा। इसका ये मतलब है उतना चार्ज उस डब्बे में रह सकता है, उतना चार्ज उस कंडक्टर में रह सकता है, दैट इज कैपेसिटी। तो हम क्या चाहेंगे? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हम 1 माइक्रो कूलम रखना पसंद करेंगे या 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए ऐसा डब्बा लेंगे जिसमें 5 माइक्रो कूलम लगता है? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 5 माइक्रो कूलम लगता है, उसको हम पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जब 10⁶ पहुंचेगा लीक होने के लिए तो कितना सारा चार्ज स्टोर कर चुका होगा। और हम कंडक्टर को किस लिए यूज कर रहे हैं? चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो ज्यादा चार्ज कौन स्टोर करेगा? जिसका कैपेसिटेंस कैसा होगा? ज्यादा। फिर से कैपेसिटेंस क्या होता है? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो चार्ज लगता है। जैसे टैंक में 1 सेंटीमीटर लेवल बढ़ाना है, 10 बाल्टी पानी लगता है। दूसरे टैंक में 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, 1 ही बाल्टी में आ जाता है। दोनों टैंक इतने ऊंचे हैं बराबर, तो जिसमें 1 बाल्टी में 1 सेंटीमीटर आता है वो तो तुरंत इतना भर जाएगा और लीक होना शुरू हो जाएगा। ये 10 बाल्टी में 1 सेंटीमीटर आता है तो इसको भरते 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 बहुत पानी इसमें समा जाएगा। इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बढ़ने में इसको 10 लीटर पानी लगता है। इसको कंपेयर कर लीजिए चार्ज के साथ में। 1 वोल्ट बढ़ाने में जिसको 10 माइक्रो कूलम लगेगा वो हमारे ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज वो स्टोर करता है। दोनों की लिमिट क्या है? 10⁶। उसके बाद दोनों लीक हो जाएंगे। तो हम क्या चाहेंगे? 1 वोल्ट बढ़ाने में ज्यादा चार्ज लगे। और इसलिए ये वाली चीज का नाम हमने क्या दिया? इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या दिया? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज व्हाट? कैपेसिटेंस इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। बड़ा सिंपल है, नोट कर लीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कैपेसिटेंस ऑफ a conductor is the charge required to increase the potential by 1 volt, to increase the potential by 1 volt। ठीक है, ये कैपेसिटेंस। फिर से Q इज प्रोपोर्शनेट टू V, Q इज इक्वल टू CV, Q अपॉन V इज इक्वल टू C। दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। If V is increased by 1 volt, then Q is equal to C. The capacitance is the charge when potential increased by 1 volt। इसी से डेफिनेशन बनाइए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? तो ये कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस उसके कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा साइज होगा उतना वो चार्जेस को इधर उधर फैला लेगा और पोटेंशियल कम इंक्रीज करेगा। अगर साइज छोटा होगा तो चार्ज को नजदीक रखेगा, नजदीक रखने से उसका रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा और उसके कारण उसका पोटेंशियल और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक जनरल समझ हमारे में क्या आनी चाहिए कि जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतने चार्ज बड़े आराम से उसमें रहेंगे, एक दूसरे को रिपेल कम करेंगे, उसका पोटेंशियल कम बढ़ेगा और उसमें कैपेसिटी रहेगी कि उसमें और चार्ज भी समा जाए। तो ये किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री मतलब क्या? लंबाई चौड़ाई मोटाई, जिसकी जितनी ज्यादा उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा। हाँ, इसका एक नेट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोग अभी बनाएंगे। किसी भी चीज का कैपेसिटेंस जब हमने कैलकुलेट करना होता है तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है।
अब ये फॉर्मूला है जो इस पूरे चैप्टर में चलेगा। C is equal to Q upon V। ओके, ये कैपेसिटेंस हो गया। अच्छा, इसका यूनिट बना लेते हैं। Q का यूनिट क्या होता है? कूलम, और V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, ये कैपेसिटेंस का यूनिट बना। कूलम पर वोल्ट, इसी को हम लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट। पर कैपेसिटेंस को हमने इतना ज्यादा यूज करना होता है दैट वी नीड टू हैव ए डिराइव्ड यूनिट, ताकि एक सिंबल, एक शब्द का यूनिट हम बार बार यूज कर सकें। तो हमने इसका यूनिट बनाया फैरेड। ये एक साइंटिस्ट थे फैरेड, उनके नाम पर बनाया गया फैरेड, और इसका सिंबल कैपिटल F बिकॉज इट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सो दिस इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब होगा? हाउ कैन वी एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 फैरेड कैपेसिटेंस? नोट करिए, डिफाइन 1 फैरेड कैपेसिटेंस। डिफाइन 1 फैरेड कैपेसिटेंस। One farad capacitance belong to that conductor. 1 farad capacitance belong to that conductor which needs 1 coulomb charge, which needs 1 coulomb charge for increasing its potential, by 1 volt, by increasing its potential by 1 volt। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने आपको बताया इसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। आप क्या समझेंगे? इसको कितना चार्ज दें? 1 कूलम, इसका पोटेंशियल कितना हाई हो जाएगा? 1 वोल्ट, इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो 101 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको चार्ज दिया कितना? 1 कूलम। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैरेड। ओके, अब ये मैं लाया, इसका कैपेसिटेंस 50 फैरेड है। एक्सप्लेन करिए क्या होगा? इसको चार्ज कितना देना पड़ेगा? 50 कूलम, तब क्या हो जाएगा? वोल्टेज इसकी 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस क्या होता है? व्हाट इज क्यू? चार्ज। तो कैपेसिटेंस का मेजरमेंट किससे लेना है? चार्ज से लेना है। और 1 किसको रखना है? वोल्ट। ठीक है, याद रहेगा। तो अब फिर से देखिए, इसका कैपेसिटेंस 25 फैरेड है। व्हाट डज दैट मीन? 25 कूलम चार्ज देंगे, पोटेंशियल कितना बढ़ेगा? 1 वोल्ट। ठीक है, ओके। फिर से अगर हम ये ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसको 50 फैरेड चार्ज देते हैं, 50 कूलम चार्ज देते हैं, और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट बढ़ जाता है। फिर से फिगर ध्यान दीजिए, कितना चार्ज दिया? 50 कूलम, वोल्टेज कितनी बढ़ गई? 10। तो इसका कैपेसिटेंस बताइए। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला लगाया? Q अपॉन V। इस तरह से सिंपल फॉर्मूला हमको तीनों के लगाने हैं। तो एक कैपेसिटर के लिए हमारे पास रिलेशन है Q अपॉन V इज इक्वल टू C। तो इसको तीनों तरह से हम लिख सकते हैं। Q अपॉन V इज इक्वल टू C, Q इज इक्वल टू C इंटू V, एंड V इज इक्वल टू Q अपॉन C।
इसके छोटे छोटे वन लाइनर न्यूमेरिकल अब आप बना सकते हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, Q1 कूलम इज ए वेरी लार्ज यूनिट, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से 1 फैरेड इज ऑल्सो ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट। उतना कैपेसिटी किसी की भी नहीं होती है। हम लोग अभी देखेंगे कि कैपेसिटी कितनी हो सकती है। ओके, इसके बाद एक लाइन सिर्फ नोट कर लीजिए, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स ज्योमेट्री, डिपेंड्स अपॉन इट्स ज्योमेट्री। ओके, next we will calculate. What we will calculate? We will calculate if there is a conductor which has got a very simple shape. सबसे सिंपल शेप क्या होती है? स्फीयर। अगर एक r रेडियस का स्फीयर हमारे पास कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? Let us calculate that. So next is capacitance of a spherical conductor. Capacitance of a spherical conductor, एक हमने स्फीयर लिया, और इसको चार्ज देते गए। जैसे जैसे हम चार्ज देते हैं इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। थोड़ी देर तक हम इसको Q चार्ज दे चुके हैं और इसका पोटेंशियल V आ चुका है। ओके, तो जब हमने इसको Q चार्ज दिया है, इसका रेडियस, ये रेडियस इसका R है। जब हम किसी R रेडियस के कंडक्टर को Q चार्ज देते हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? क्या ये डेरिवेशन आप पहले कर चुके हैं? किसी स्फीयर को Q चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? पोटेंशियल ऑन द सरफेस, एंड दैट इज पोटेंशियल थ्रू आउट द स्फीयर। पूरा एक ही रहता है। कितना? यस 1/4πε0 Q/R। ये हम लोग कर चुके हैं। सो चार्ज Q is given to a spherical conductor, of radius R. The potential develops on sphere P is equal to 1/4πε0 Q/R। कितना पोटेंशियल डेवलप होता है इसमें? Therefore, capacitance C is equal to Q/V. This is equal to Q को हमने लिखा Q और V की ये वाली वैल्यू लिख दी। दिस इज Q/4πε0 R। इस R को हमने लिख दिया R। तो Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, एंड दिस विल बिकम 4πε0 R। So capacitance of a sphere is equal to 4πε0 R। ये उसका कैपेसिटेंस है। तरीका Q/V और V की वैल्यू हमने रख दी। अब इसमें एक चीज देखिए, 4πε0 that is a constant of the medium। ठीक है? ओके, तो ये परमिटिविटी है, ये उस पर डिपेंड करता है
तो कैपेसिटेंस सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? रेडियस, ओनली एंड ओनली रेडियस। और किसी भी स्फीयर का जो रेडियस होता है वो किस चीज का फैसला करता है? आंसर है उसके साइज का फैसला करता है। फिर से स्फीयर किसका फैसला करता है? साइज का। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज। वेरी सिंपल, नोट करिए। सिंस आर डिनोट्स size of a conductor, size of a sphere. Therefore, capacitance of a conductor, depends upon its size. अभी एसआई सिस्टम में ये हमारा फॉर्मूला आता है। पहले जब हम सीजीएस सिस्टम में काम करते थे उस समय क्या होता था कि 1/4πε0 उसकी वैल्यू शुरू में हमने मानी थी 1। तो 4πε0 की वैल्यू क्या होती थी? 1। उस समय c किसके बराबर होता है? r, अगर हम सेंटीमीटर में काम करते तो। पर बाद में हमने एसआई सिस्टम को अपनाया जिसमें दूसरे यूनिट्स आ गए, इसलिए ये वाली चीज साथ में आ गई। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर। ओके, अब नेक्स्ट निकालिए रेडियस ऑफ द अर्थ। नोट करिए, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। Calculate its capacitance. जी, Yes, sir. I said 6 meter cross. हाँ मीटर में लेंगे। मीटर में लेंगे। सो दिस इज 1/9 into 10⁹9। ये किसकी वैल्यू आई? 4πε0 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। Radius is 6400 kilometer and this is meter. एक चीज याद रखिए, आपको 1/4πε0 की वैल्यू मालूम है और यहाँ 1/ नहीं है, 4πε0 ऊपर है, तो इसकी वैल्यू इसकी कितनी होगी? 1/9 into 10⁹9। हाँ, माइनस में आना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये 10⁻⁻9 1 2 3 4, so this is 10⁻⁻5 और 5 माइनस 4। करेक्ट, ये 5 कैंसिल हो गया, 4 और 64/9। 64/9 किया तो कितना आया? 7.13 इंटू 10⁻⁻4 और यूनिट को क्या लिखेंगे हम? फैरेड। एसआई सिस्टम में यूनिट को क्या लिखना है? फैरेड। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अच्छा, अगर हम इसको माइक्रो में लिखना चाहें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए और इसको 10⁻⁻6 कर दीजिए तो हम माइक्रो शब्द यूज कर पाएंगे। सो दिस विल बी 713 माइक्रो फैरेड। ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। 713 माइक्रो फैरेड। ये जो नंबर है
ये नंबर 1 फैरेड से बड़ा है कि छोटा? छोटा, क्योंकि 10 to the power 6 माइक्रोफैरेड का 1 फैरेड होता है और ये तो 713 माइक्रोफैरेड है। अगर ये 10 to the power 6 होता तब कहीं जाके 1 फैरेड होता। सो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। ये आप देख रहे हैं 7 के साथ 10 to the power -4 है, यानी 1 फैरेड का 10,000वां हिस्सा। इतना कम कैपेसिटेंस है किसका? अर्थ, जबकि अर्थ का साइज इतना बड़ा। तो क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि हमने जो फैरेड यूनिट माना है वो यूनिट बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि हम पहले से 2 यूनिट मान चुके हैं, कूलम और वोल्ट। तो इसीलिए Q/V में हमको कूलम/वोल्ट लगाना पड़ा एसआई सिस्टम में। इसलिए एसआई सिस्टम में जो हमारा यूनिट आया उसका नाम हमको फैरेड रखना पड़ा। ठीक है, फैरेड एसआई सिस्टम में यूनिट है, पर एक चीज हमको समझ में आई कि अर्थ इतनी बड़ी है, उसका कैपेसिटेंस भी 1 फैरेड नहीं। इसका मतलब 1 फैरेड किसी चीज का कैपेसिटेंस हमको मिलने नहीं वाला। अगर वो मिलने नहीं वाला तो प्रैक्टिकल यूनिट हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि माइक्रो फैरेड को हमने प्रैक्टिकल यूनिट बना लिया। तो नोट करिए, 1 फैरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट। 1 फैरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट। Therefore, the practical units are taken. Practical units are taken as microfarad. Micro, that is mu. That is 10 to the power -6. Microfarad, mu f, microfarad 10 to the power -6 farad, and picofarad, pico, P-I-C-O, picofarad, picofarad, PF is 10 to the power -12 farad. 10 to the power -12 farad. This is picofarad. तो माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, ये 2 तरह के कैपेसिटेंस हम प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, इंसिडेंटली यहीं पर नोट कर लीजिए कि माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड कहाँ यूज किए जाते हैं। लिख लीजिए, माइक्रोफैरेड्स आर यूज्ड इन माइक्रोफैरेड कैपेसिटी is used in electrical circuits. Is used in electrical circuits. Electrical को अंडरलाइन करिए। While picofarad is used in electronic circuit. In electronics circuit. Okay? तो अगर हम एक पंखे में यूज कर रहे हैं, पंप में यूज कर रहे हैं, इन सब में जो कैपेसिटर्स होंगे उनकी यूनिट किस में होगी? माइक्रोफैरेड। और ट्रांजिस्टर में यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, वो सब किस में होते हैं? पिको। वो और भी छोटे होते हैं, 10 to the power -12 वाले। फैरेड कहीं यूज नहीं होता, इट इज सो लार्ज। ठीक, तो ये इसकी कैपेसिटी के बारे में हो गया। अब ये इसकी कैपेसिटी है, और एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि इसकी चार्ज रखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। चार्ज रखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो हमको चार्ज रखने के लिए कोई दूसरी डिवाइस बनानी पड़ेगी। वो जो दूसरी डिवाइस है उसका नाम हम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अगेन ए डिवाइस टू स्टोर द चार्ज। हम चार्ज को क्यों स्टोर करके रखना चाहते हैं? क्योंकि जब भी हम चार्ज को स्टोर करेंगे तो उसको स्टोर करने में हमको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो चार्ज के नाम पर बेसिकली हम किसको स्टोर कर रहे हैं? एनर्जी। ठीक है, तो हमको चार्ज की जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी है? एनर्जी की। और एनर्जी को स्टोर करने का एक तरीका क्या है? चार्ज को स्टोर करो। जैसे हम
स्प्रिंग वाली गन लेके आते हैं, उसमें गोली को हमने ऐसे दबाया और उसमें गोली फंस गई, उसके बाद ट्रिगर दबाया और गोली ऐसे चली। गोली चलती है, वर्क डन, किस कारण से? क्योंकि स्प्रिंग के पास क्या है? एनर्जी। फिर दोबारा आपने दबाया, फिर चलाया, फिर गोली चलती है, फिर एनर्जी। तो जब भी हम स्प्रिंग को दबाते हैं, हमको स्प्रिंग की जरूरत है कि एनर्जी? एनर्जी की जरूरत है। स्प्रिंग एक मीडियम है जिसमें हम एनर्जी को अरेस्ट करके रखते हैं। वैसे ही चार्ज एक मीडियम है जिसमें हम एनर्जी को अरेस्ट करके रखते हैं। जहां जितना ज्यादा चार्ज को हम डाल सकेंगे, एक बार एक चार्ज को लेके आते हैं, ये सारे रिपेल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, दबा देते हैं, हमने एनर्जी खर्च की। फिर एक और चार्ज को लेकर आए, इसको भी दबाया, फिर इसे एनर्जी खर्च की। ऐसा कर करके 1 लाख चार्ज हमने इसमें दबा दिए। कितना वर्क किया होगा हमने? वो सारा वर्क क्या बन गया? इसकी एनर्जी बन गई। अब ये एनर्जी हमारे काम में आती है जब भी हम इसको करेंगे। क्या करेंगे? अभी चार्ज किया था, उसका उल्टा क्या होता है? डिस्चार्ज। जब भी हम इसको डिस्चार्ज करेंगे तो हमारी सारी एनर्जी वापस कर देगा। एग्जाम्पल हम लोग इसके देखेंगे कि कितने जबरदस्त तरीके से हम इसको यूज करते हैं, कितने धमाके से ये हमको एनर्जी वापस करता है, और कोई चीज उतने धमाके से हमको एनर्जी वापस नहीं कर सकती। एकदम बम जैसे ये एनर्जी हमको वापस करता है। बैटरी कभी भी हमको उस तरीके से एनर्जी वापस नहीं कर सकती। ये इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये भी नहीं कर सकते। जितने तरीके से, जितने फास्ट हमको कैपेसिटर हमारी एनर्जी वापस करता है। तो कैपेसिटर इसलिए हमारे बहुत काम में आता है। फंडामेंटली कैपेसिटर किस काम में आता है? आंसर है चार्ज स्टोर करने के। लेकिन मैं उसके साथ में लिखना पसंद करता हूं, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग चार्ज, देयरफॉर स्टोरिंग एनर्जी। ठीक, अब हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज को इकट्ठा करें। चार्ज को इकट्ठा करने से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यस, वोल्टेज। हम हमेशा चाहते हैं चार्ज भरते जाए, वोल्टेज भर मत बढ़े, क्योंकि वोल्टेज बढ़ी मतलब लीकेज शुरू हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे कि चार्ज तो डालें लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़नी चाहिए, और उसी के हम तरीके निकालते हैं। देखिए, एक हमारे पास कंडक्टर है, ये सिंपल प्लेट डिस्क, ये डिस्क एक कंडक्टर है। इसको जब हम ऐसा साइड से देखेंगे तो हमको ऐसी दिखेगी। तो अब से इसको साइड व्यू हम इसका बनाया करेंगे। दिस इज द कंडक्टर। इस कंडक्टर का कुछ रेडियस है, कुछ एरिया है। ये कंडक्टर को हम चार्ज देते जाते हैं। जैसे जैसे हम इसको चार्ज देते हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा और इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये इसका कैपेसिटेंस है। Q चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना हो गया? V। C इज द कैपेसिटेंस, Q अपॉन V। अच्छा, मान लीजिए इसका V बढ़ के 100 आ गया। Q हमने दिया इसको 1000 और इसका V हो गया 100 वोल्ट, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ? 10 फैरेड इसका कैपेसिटेंस हो गया। इस तरह से ये इसका कैपेसिटर है, और चार्ज नहीं लेगा। ठीक है, मान लो और चार्ज ये नहीं लेगा, इतना ही लेता है। अब हम एक काम करते हैं, और ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, कहीं से भी हम एक कंडक्टर का टुकड़ा उठा के लाए, कॉपर का, पीतल का, लोहे का, एल्यूमिनियम का, कोई भी, और लाकर हमने यहां खड़ा कर दिया। यहां हमने जैसे ही ये खड़ा किया, हम क्या है कि इसका ये जो पोटेंशियल था ये 70 हो गया, कम हो गया। ये कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं से भी लेके आए कबाड़ी के पास और लाके यहां खड़ा कर दिया। खड़ा करते ही इसका पोटेंशियल कम हो गया। क्यों? ये हमको एक्सप्लेन करना है क्यों। इसके पास अभी हमने चार्ज किया हुआ है, वो चार्ज है इसके पास, ये इसके पास चार्ज किया। जैसे ही हम इस प्लेट को लाते हैं, एक प्रोसेस होती है जो आपने पढ़ी है, विच इज नोन एज इंडक्शन।
इंडक्शन के कारण इसके नेगेटिव चार्जेस इस तरफ ज्यादा टाइम पास करेंगे एंड मोस्ट ऑफ देम विल कम हियर। ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींच लेते हैं एंड दे बिकम बाउंड चार्जेस। बाउंड ये रिपेल किसको करेंगे? पॉजिटिव चार्जेस को। इनिशियली कितना चार्ज था? जीरो। जीरो चार्ज का मतलब क्या होता है? जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। उसमें से इसने कुछ नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, तो उसके जो पेयर वाले पॉजिटिव हैं वो रिपेल होके दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो प्लस यहां आ गए। ठीक है, ये माइनस आ गए, ये प्लस आ गए। इसमें पोटेंशियल कम होने की क्या बात है? पोटेंशियल कम होने की क्या बात है? देखिए, ये एक चार्ज है Q। ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट का कोई ना कोई पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मालूम है। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? r डिस्टेंस पर E का फॉर्मूला होता है Q/R। ठीक है, ये R ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम, R कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा। फिर से, अगर Q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, और अगर Q निगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक है, ओके। ये रहे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज। ये सारे नेगेटिव चार्ज मिलकर यहां एक पोटेंशियल बनाते हैं। वो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव चार्ज बना रहा है, इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इस सब में मिलके यहां पर एक पोटेंशियल बनाया -V1। इसके कारण यहां पर, जैसे इसके कारण यहां पर, तो यहां पर एक पोटेंशियल -V1 बना। किसके कारण? ये सारे नेगेटिव चार्जेस के कारण। मान लो ये वाला पोटेंशियल बना -60। इसका ऑलरेडी पोटेंशियल कितना था? 100 वोल्ट। इसने यहां कितना बनाया? -60। तो ये कितना बच गया? 40। पोटेंशियल कम हो गया ना। एक जगह पर एक से ज्यादा चार्जेस पोटेंशियल बना रहे हैं, तो वहां पे नेट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? आंसर है सिंपली सबका सम कर देते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव को नेगेटिव लेना, उनको आपस में ऐड कर देना, दैट गिव्स द टोटल पोटेंशियल। ओके, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल बना हुआ था, ये माइनस वालों ने यहां माइनस बनाया, तो माइनस के कारण इसका टोटल पोटेंशियल कम हो गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं, ये प्लस भी तो है। अगर ये माइनस यहां नेगेटिव पोटेंशियल बनाते हैं तो ये प्लस इधर पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएंगे। इन्होंने यहां पॉजिटिव पोटेंशियल बनाया, इन्होंने नेगेटिव पोटेंशियल बनाया। जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा कि नहीं? थोड़ा और सोचिए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप बताइए? ये इसको देखिए, यस, कौन नजदीक है? माइनस। इसलिए किसका पोटेंशियल स्ट्रांग होगा? माइनस का स्ट्रांग होगा। तो पॉजिटिव भी बनाता है, पर वो जो पोटेंशियल बनाता है V2, ये V2 V1 से कम होता है। ये तो इसने बनाया +30। ये पॉजिटिव बनाता है और ये नेगेटिव बनाता है। +30। अब इसका टोटल करिए, कितना हो गया? 70 हो गया। लेकिन ये 70 ओरिजिनल से मिलाइए, कम हुआ कि ज्यादा? कम हो गया, और हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि माइनस हमेशा नजदीक रहेगा। ठीक है ना, माइनस हमेशा नजदीक रहेगा, इसलिए पोटेंशियल हमेशा कम ही होगा। तो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद किया, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन a plate is brought near a charged plate? फिर से, whenever a plate is brought near a charged plate, what happens? Answer: its potential decrease. Its potential decrease. सिर्फ इसको पास में लाने से ही उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। मेथड समझ में आया? नोट करिए ये वाला सेंटेंस। When uncharged
when uncharged conducting plate is brought near a charged conductor, then potential of the charged plate decrease. ठीक है, ये प्रिंसिपल आपको पक्का याद रखना है, जगह जगह हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब इसका पोटेंशियल कम हो गया, चार्ज अभी इस पर कितना है, तो चार्ज तो उतना ही है। अब इधर ध्यान दीजिए, चार्ज उतना ही है, पोटेंशियल कम हो गया। कैपेसिटेंस का क्या हुआ? कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? Q अपॉन V। V की वैल्यू कैसी हो चुकी है? कम। तो कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा? क्या? कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसी प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ गया। इस तरह से हमने कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया? जिस प्लेट पर हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं उसके पास में एक दूसरी प्लेट लेकर आ गए, इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। उसके पीछे राज क्या है? इसका वोल्टेज डाउन हो गया। पहले 100 वोल्ट पर इस पर से चार्ज लीक होता था, जैसे ये 100 पहुंचता है हम इसको लेके आते हैं, ये कितना हो जाता है? 70। अब इसको 100 करने के लिए और चार्ज ले लेगा ये, तो कैपेसिटी बढ़ गई। जैसे आपने एक बोरे में सब अपना कबाड़ भरा, देखा बोरा भर गया, अब उसमें और कबाड़ डालोगे बाहर गिरेगा, तो हम क्या करते हैं? उसको उठाते हैं, ऐसा हिलाते हैं, सब रखते हैं, तो क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। यही होता है, इसमें चार्ज डालते डालते कहां तक पहुंच गया था? 100। अब वो लीक होने वाला है, तो हमने ये प्लेट लगाई, इसने क्या किया? वोल्टेज उसका डाउन कर दिया, अभी और चार्ज ले लेगा ऊपर से, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। Q अपॉन V, V कम हो गया, इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। ये एक स्टेप हुआ। ओके, यहां तक बात समझ में आई। अब स्टेप 2, ये अभी हमने क्या किया था? स्टेप 1 टू इंक्रीज C। अब सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में हम ये करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं दूसरे कंडक्टर को, यहां से हमने इसको अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ इतनी बड़ी होती है, उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसको हम कुछ चार्ज देते हैं ये सोचकर कि इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है। वोल्टेज बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? वोल्टेज बढ़ने के लिए चार्जेस का आपस में रिपल्शन होना चाहिए, ताकि जब हम दूसरा चार्ज ले जाएं तो हमको वर्क करना पड़े। जब तक हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा तब तक एनर्जी उसमें स्टोर नहीं होगी, तब तक उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। अर्थ में हमने एक चार्ज डाला, फिर हम दूसरा चार्ज लेकर आए कि ये इसको रिपेल करेगा, हम वर्क करेंगे। हम आए, इसने रिपेल किया ही नहीं, इसने कहा आ जाओ भैया बहुत जगह, बिना वर्क के ये अंदर चला गया। तीसरा चार्ज लेकर आए, ये दोनों हट गए, दूसरी तरफ चले गए, वो भी आ गया बिना वर्क के। तो अगर बिना वर्क यही हम चार्ज देते जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल का क्या होगा? नो इंक्रीज, तो पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता। सो वी अंडरस्टैंड, या हम इधर से चार्ज दे रहे हैं, वो अर्थ के दूसरे कोने से कोई चार्ज निकाल भी रहा है, तो हमारे देने से उसका पोटेंशियल बढ़ ही नहीं रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं अर्थ इज सो लार्ज दैट इट्स पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन 0। ओके, ये हमने इसको अर्थ से जोड़ दिया, ये 0 पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। जिस कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, हाई होता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अर्थ में क्या होगा? तो आंसर है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इसको ये पॉजिटिव ने खींच कर रखा हुआ है, और ये कैसे चार्जेस हैं? बाउंड, ये फ्री चार्जेस हैं, दे आर एबल टू मूव। तो ये पॉजिटिव चार्जेस ये 0 पोटेंशियल की तरफ चले जाते हैं, सब के सब अभी रिपेल हो रहे हैं। इससे रिपेल हो रहे हैं, रिपेल हो रहे मतलब दूर जाना चाहते हैं। पहले दूर क्यों नहीं जा पा रहे थे? इधर एयर थी, एयर वॉज ए इंसुलेटर, और इतना वोल्टेज था नहीं कि वो ब्रेक डाउन कर सके, तो सब खड़े थे किनारे में। अब ये क्या आ गया? कंडक्टर।
कंडक्टर में से बड़े आराम से जा सकते हैं, सब इसमें से जाते हैं और लोअर पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल में एंटर कर जाते हैं, सब पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो जाते। चार्ज यहां पर क्या हो गया? जीरो। इसी को बोलने का दूसरा तरीका, when we combine it with the earth, they attract electron from the earth. पॉजिटिव किसको करता है, किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्जेस को। तो ये यहां से नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आया, इस प्लस के साथ मिला, चार्ज क्या हो गया? जीरो। इस प्लस के साथ मिला, जीरो, इसके साथ जीरो, 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 जीरो। इलेक्ट्रॉन ने आके पूरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, दोनों में से कौन सा तरीका पसंद आया आपको? प्लस अर्थ में जाता है या अर्थ से इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं? ओके, सुनिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए दोनों में से कुछ भी लिखिए, करेक्ट है। एक्चुअल क्या होता है बताओ? आपने फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ा था? मूव हमेशा कौन करता है? यस, मूव हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करता है। ठीक है, इसलिए एक्चुअल प्रोसेस इसमें क्या हुई होगी? यस, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो एटम बचता है, which contains nucleus and the other things, and that is very heavy, वो मूव करना पसंद नहीं करता। वो उसकी बजाय वो क्या ठीक समझता है? इलेक्ट्रॉन आ जाए, इट इज इजियर टू कम बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। इसलिए ये, लेकिन अगर आप ये लिखते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन द पॉजिटिव चार्जेस मूव टू अर्थ, इट इज परफेक्टली ऑलराइट, क्योंकि उसका मीनिंग वही है। और इसमें हम ज्यादा फर्स्ट क्रिएट नहीं करना चाहते कि ये गलत है या वो सही है। रिजल्ट क्या आया? अगर प्लस नीचे चले गए तो यहाँ पे चार्जेस क्या बचे? जीरो। अगर माइनस ऊपर आ गए तो यहाँ चार्जेस क्या बचे? हमको क्या दिखे? चार्जेस जीरो। जीरो चार्जेस आने की दो कहानियां हैं, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, जीरो तो आया। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा हो गया? न्यूट्रलाइज, दैट्स ऑल। ओके, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या इससे हम हैं? वेरी गुड। अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया तो ये जो काम कर रहा था इसको करने वाला अब कोई नहीं बचा, क्योंकि वो प्लस हो गए। अगर ये अब नहीं बचा तो इसका वोल्टेज कितना हो गया? 40, 100 माइनस 60, 40। अब देखिए 100 से ये कितना आ गया? 40। जबकि सिर्फ प्लेट रखने से कितना हो रहा था? 70। कम तो दोनों केस में हो रहा है। किस केस में ज्यादा कम हो रहा है? विद अर्थिंग कि विदाउट अर्थिंग? विद अर्थिंग। तो अर्थिंग करके हमने इसको और कम कर दिया। अब जब इसकी वोल्टेज और कम हो गई तो इसके कैपेसिटेंस का क्या होगा? और बढ़ गया। अब हमने क्या किया? बोरे में वो जो कबाड़ ऐसा करके डाला था, अब उसको ऐसा सीधा रखा, एक सब्बल लेके और दबा दिया और नीचे चला गया, उस बोरे की कैपेसिटी और बढ़ गई, उसके ऊपर और डाल दिया। ये चीज यहां पर हुई, इससे इसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। तो इसकी कैपेसिटी हमने दो स्टेज में बढ़ाई। पहले क्या काम किया? टू ब्रिंग ए अनचार्ज्ड प्लेट इन पैरेलल, उससे इसका क्या हुआ? पोटेंशियल डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटी बढ़ गई। सेकेंड स्टेप क्या था? द प्लेट इज अर्थ, बिकॉज ऑफ द अर्थ द सिमिलर चार्जेस गो टू द अर्थ, देन द पोटेंशियल फर्दर डिक्रीज, and because the potential further decrease, the capacity again increase. So in this way we can increase the capacity a lot. इतनी सारी जब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम ये मानने लगते हैं कि अब इसकी कैपेसिटी काफी हो गई। तो ये हमको एक मेथड मिल गया कैपेसिटी इंक्रीज करने का। क्या मेथड मिला? एक प्लेट जिसमें हमने चार्ज देना है उसके पैरेलल में एक प्लेट और लगा दो। सो दिस सेटअप इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या नाम है इसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
So what is a parallel plate capacitor? Parallel plate capacitor, सुनिए, parallel plate capacitor has a conductor to which charge is given, and there is another plate which is parallel to it, and that second plate is earthed. हम इसमें चार्ज कहाँ स्टोर कर रहे हैं? पहली प्लेट में कि दूसरी प्लेट में? पहली प्लेट में। पहली प्लेट के पास कितने चार्ज हैं? प्लस क्यू। दूसरी प्लेट के पास कितने चार्ज हैं? माइनस क्यू। नेट चार्ज टोटल कितना हुआ? 9। क्यों? क्योंकि दूसरी प्लेट में तो हम चार्ज स्टोर कर ही नहीं रहे, इसलिए नेट चार्ज कितना स्टोर हुआ? क्यों? क्योंकि हम पहले को ही देखेंगे, पहली में तो स्टोर कर रहे हैं, दूसरी तो खाली चौकीदार है, वो उसको सपोर्ट करने वाली है। उसके माइनस क्या करते हैं कि प्लस भाग मत जाए, खींच के रखते हैं बस। लेकिन स्टोर किस में हो रहा है? फर्स्ट प्लेट में। तो ये जो कैपेसिटर है, इसको जब हम सर्किट में बनाएंगे तो हमारा तरीका होगा, वी विल ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस दिस, और यहां से एक तार को इधर जोड़ेंगे, ये एक तार को इधर जोड़ेंगे, ये सर्किट में चला जाएगा, इसके पास प्लस और इसके पास माइनस। ये हमने बनाया कैपेसिटर का साइन। प्लस माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, वी कैन सिंपली ड्रॉ 2 लाइंस एंड वी विल राइट हियर प्लस माइनस, दैट्स ऑल, पोलैरिटी दिखाने के लिए ये। अब इसमें अगर चार्ज लिखेंगे तो इस पे हम लिखते हैं प्लस क्यू, इस पर लिखते हैं माइनस क्यू, पर इस कैपेसिटर के पास नेट चार्ज कितना माना जाएगा? फिर से नेट चार्ज क्यू। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू क्या है? खाली सपोर्ट कर रहा है उसको। एक्चुअल चार्ज कितना है इसके पास? यस, याद रखिए, कभी इससे कंफ्यूज मत होइए कि कैपेसिटर का नेट चार्ज 0 होता है, नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर हमारे लिए, कैपेसिटर कौन है? एक प्लेट, दूसरी प्लेट को सपोर्ट रहा है। समझ आया? तो बनाते ऐसा, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू लिखते हैं, वो भी ठीक है। एक के पास प्लस क्यू चार्ज है, एक के पास माइनस क्यू है, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें हमने स्टोर कितना किया? प्लस क्यू बस। और दूसरी प्लेट को हम कैसी लाए थे? अनचार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं लाए थे, तो हम टोटल चार्ज कितने लेके आए? प्लस क्यू। इसलिए हमारी तरफ से कैपेसिटर में कितने चार्ज है? प्लस। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, वो इसके साइज पर डिपेंड करता है कि ये कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इसके प्लेट्स कितनी दूर हैं, उसके कारण ये कितना चार्ज स्टोर करता है। सो फॉर दैट वी विल डू ए डेरिवेशन विद ऑल इट्स ज्योमेट्री दैट गिव्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।